हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। प्रैक्टिस की सीरीज में, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस की सीरीज में हम लोग अगला वीडियो लेके आ गए हैं। तो पिछला जो वीडियो था वो आधी अधूरी रह गई थी, उसमें हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो इस मॉडल पेपर में हम लोग मैथमेटिक्स और लैंग्वेज का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इधर कहीं आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, जाके देख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हो। अगर नहीं माने मेंटल एबिलिटी देखने का, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट एंड लैंग्वेज का पार्ट मैं कवर करने जा रहा हूं, तो यू कैन स्टार्ट हियर ओनली। ठीक है, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसे एक दो क्वेश्चंस हुए थे उसमें, लेकिन फिर से मैं इसमें करा दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। एंड मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन, लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो बेटा। तो ये सारे देखो, ये अपना वो क्वेश्चन है ना मेंटल एबिलिटी का, ये हमने कर लिया था ऑलरेडी। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मैथमेटिक्स सेक्शंस। एंड या देखो, ये हट जाएगा भाई। हाँ, ये रहा अपना मैथमेटिक्स सेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं ये किया है, इसका पहला सेक्शन कर सकते हैं आप। वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि मेंटल एबिलिटी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम है और हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है, हमें प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। थोड़ा जल्दीबाजी में रहेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और हम टाइम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, है ना। चलो तो ये पढ़ो। पानी की दो केनों में क्रमशः 48 तथा 80 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों केनों के पानी को पूरा पूरा नाप सके। 2 cans of water are filled with 48 and 80 liters of water respectively. What will be the size of the biggest vessel which can measure the water of both the cans exactly? अच्छा ये बताओ, बड़े से बड़े की बात हो रही है, ध्यान रखो बेटा। मैंने आपको बताया था कि जब बड़े से बड़े की बात हो तो क्या करना है, HCF निकालना है। क्या करना है, HCF निकालना है, यानी कि हमें मौसा निकालना है। अच्छा बेटा, 48 है और 80 है, क्या हम इन दोनों का HCF निकाल सकते हैं? मास्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो मेथड से बताया था, एक मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, अपन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, पीएफ मेथड से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, पीएफ मेथड से कैसे निकालते हैं, देखो बेटा। 48 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 दूना 48, 8 दूनी 16 और 3 48। ठीक है, ये हो गया 48 का। अगर मैं 80 की बात करूं तो 80 का हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 80। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अच्छा, मसा निकालना है तो मुझे इसमें कॉमन सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 को हमने यहां से कॉमन लिया, 2 को यहां से कॉमन लिया, 2 को यहां से कॉमन लिया और 2 को यहां से कॉमन लिया। तो देखो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार है ना। देखो ये दूसरा 2 ये हो गया, तीसरा वाला 2 ये हो गया और चौथा वाला 2 ये हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा 16 हो जा रहा है HCF। एंड 16 जो HCF आया, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। 16 हमारा HCF आया, यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कोई इसमें शक वाली बात नहीं है जी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 मीटर गुणे 15 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 6 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ 6 सेंटीमीटर into 5 centimeter are required to completely cover the floor of a room of size 18 meter into 15 meter। अब देखो अपने पास एक बड़ा सा रूम है, कितना, 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, और उसमें छोटी 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 पट्टियां अपने को स्ट्रिप्स ऐसे सजानी है ना, मतलब टाइल्स बिछानी है एक तरह से कह लो। क्या मास्टर बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। देखो ये बड़ा सा अपना कमरा है और इसमें ना छोटी छोटी बेटा टाइल्स बिछानी है, कुछ ऐसी, रुक जाओ, कुछ ऐसी, अरे यार, कुछ ऐसी टाइल्स बिछानी है, ये छोटी छोटी टाइल्स। ठीक है, कुछ इस तरह की टाइल्स हमें इसमें लगानी है, बिछानी है। अब एक बात समझो कि जो कमरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में दी हुई है और टाइल की लंबाई और चौड़ाई तो है सेंटीमीटर में, तो क्या बात बनेगी, नहीं। हमें क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर, इस मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये 18 मीटर कमरे की लंबाई है, तो बराबर हम कर सकते हैं 18 गुणे 100 सेंटीमीटर में बदलने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। उसी तरह से चौड़ाई है हमारा 15 मीटर, तो 15 मीटर बराबर बेटा 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना।
ठीक है। अच्छा, एक टाइल को निकाल के बाहर लेके आते हैं, ये लो इधर हमने टाइल को निकाल लिया। इसकी लंबाई चौड़ाई देखो 6 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई तो 6 होगी और चौड़ाई 5 होगी। ये टाइल की लंबाई होगी, जो स्ट्रिप्स हैं, जो पट्टियां हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई हो गई। हाँ जी, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस पूरे कमरे में ये छोटी छोटी टाइल्स कितनी लगेंगी, यही तो पूछ रहा है ना। इस पूरे कमरे में ये छोटी छोटी टाइल्स कितनी फिट बैठेंगी। अच्छा, ये निकालने के लिए सुनना बेटा, मुन्ना बात ध्यान से सुनना, कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है कि जो कमरे का डायमेंशन है 1800 सेंटीमीटर गुणे 1500 सेंटीमीटर, उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 1800 इंटू 1500। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा। अब उसके नीचे देखो, उसके नीचे जो पट्टियों का डायमेंशन है उसको रख देंगे, यानी कि 6 गुणे 5, 6 गुणे 5। अब देखो बेटा, यहां से कोई तो जा रहा है मास्टर, जाने दो। ये 6 3 के 18, ये 300 हो गया, और ये 5 तिहाई 15, यानी कि ये भी 300 हो गया। तो 3 3 का 9 बेटा, 9 ये हो गया, 9 के आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी कि 90,000 टाइल, 90,000 स्ट्रिप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द होल फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, ये कंप्लीटली कवर करने के लिए 90,000 टाइल्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। बात क्लियर है? बोलो बेटा, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो क्या शॉर्टिंग से बताऊंगा बेटा, मजा आ जाएगा गुरुजी का जंतर सुनना। ये क्वेश्चन मस्त है भाई, सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 62 है, तो अगली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये एवरेज का सवाल तो है, लग रहा है बहुत बड़ा सवाल भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है। सुनो, शॉर्टिंग से तुरंत लगेगा। इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 62, then what will be the average of the next 5 consecutive numbers? Now see, देखो 5 क्रमागत संख्याएं। अच्छा, क्रमागत संख्याएं क्या होती है? क्रमागत संख्याएं मतलब क्रम से, जैसे 1 से स्टार्ट किया ना, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से क्रम से, बिल्कुल गैप नहीं, है ना। 1 के बाद अब 3 पे मत कूद जाना, 6 पे मत कूद जाना, है ना। 1 के बाद 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं इनको बोलते हैं। सुनो, एक बात ध्यान से सुनना कि औसत दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का, लगातार संख्याओं का औसत दिया हुआ है 62। तो हमने सीधा सा लिखना है कि 62 को बीच में लिखो, और जो क्रमागत संख्या कितनी है वो देखो कितनी है, 5 संख्याएं है ना। तो 62 के बाद 2 संख्याएं लिख दो, 63 एंड 64। 62 के पहले 2 संख्याएं लिख दो, जो कि 61 और 60। क्या ये 5 हो गई? ध्यान से सुनना, 60 61 62 63 64, 1 2 3 4 5, यस 5 है। हाँ जी, ये संख्याएं 5 हो गई। अब जब ये संख्याएं 5 हो गई, तो जो बीच वाली संख्या होगी ना, वही एवरेज होगी। याद करो, गुरुजी का जंतर बताया था, है ना। तो बीच वाली संख्या हमारी एवरेज होगी। अच्छा, अगर ये बीच वाली संख्या एवरेज है, तो हमें ये संख्याएं पता चल गई, है कि नहीं? ठीक है, यानी कि सभी संख्याएं जो ओरिजिनल नंबर्स थे, वी गॉट दैट नंबर्स, वी फाउंड आउट दैट नंबर, वी जस्ट फाइंड आउट दैट नंबर, है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगली बार अगली क्रमागत संख्याएं हमें निकाल के लेके आनी है। अगली 5 क्रमागत संख्याएं, भाई 64 तक तो ये खत्म हो रहा है, अब स्टार्ट कहां से होगा? 65 से स्टार्ट होगा, यस। तो अगली 5 संख्याएं 65 66 67 68 and 69, yes. So next 5 numbers are 65 66 67 68 and 69। अच्छा, इनका एवरेज निकालना है। याद करो फिर गुरुजी का जंतर, जब ऐसी संख्याएं आपको दे दें और ऑड नंबर्स में संख्याएं हो, तो बीच वाली संख्याएं हमारा एवरेज हो जाएगा। यस, वी गॉट द आंसर, द एवरेज विल बी 67। एवरेज हो जाएगा हमारा 67। शॉर्टिंग मजा आया तो बेटा लिख दो कमेंट सेक्शन में, वाह गुरुजी वाह, लिख दो, एक बार लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टीवी को 10,800 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 8400 में बेचने पर हानि होती है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देयर इज ए प्रॉफिट on selling a TV for rupees 10,800 as much as there is a loss on selling it for 8,400, then find the cost price of the TV। अच्छा, कह रहा है भाई ये किस मेथड से लगेगा, पहले सुनो। मैंने कई बार आपको बताया, फिर से बताता हूं कि रेखा मेथड का इसमें हमें इस्तेमाल करना है। कैसे? कि टीवी को 10,800 रुपए में बेचा तो हमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन बात सुनना बेटा,
लाभ होता है ना। तो हमने रेखा बनाया, रेखा को बुलाया, किसको, लाइन को बुलाया, रेखा को बुलाया। रेखा से कहा कि बीच में तुम बेटा सीपी लिखो। क्या लिखो, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य लिखो। अच्छा गुरुजी क्रय मूल्य तो नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य तो निकालना है, कोई बात नहीं मुन्ने, आ जाओ। देखो तो क्रय मूल्य निकालना है ना, विक्रय मूल्य दिया है ना, तो विक्रय मूल्य को यहां पे लिखो, एसपी यहां पे, सेलिंग प्राइस यहां पे लिखो, ठीक है। अच्छा सुनो, कह रहा है कि 10,800 में बेचता है तो लाभ होता है। अच्छा 10,800 में बेचता है तो लाभ होता है, हाँ जी 10,800 यहां पे लिख दो, ठीक है। उसके आगे की बात ये बोल रहा है कि कितना लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना 8,400 में बेचने पर हानि होती है। अच्छा यानी कि यहां हमें बात पता चल रही है कि 8,400 रुपए में बेचने पर क्या होगी, हानि हो रही है। अच्छा लाभ को हमने आगे रखा है तो हानि वाले को पीछे रखेंगे, है ना। तो रेखा मेथड में यही तो करते हैं, 8400 को हमने पीछे रखा। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि यहां से यहां तक जाने में जितने का लाभ हो रहा है, यहां से यहां तक आने में उतने की ही हानि होगी। यानी कि ये वैल्यू x और ये वैल्यू x दोनों बराबर है ना। कह रहा है जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि होगी। तो हमने माना x लाभ हो रहा है तो x हमारी हानि भी होगी, है ना। तो ये अब यहां से देखो, यहां से यहां तक के बीच की दूरी x और x 2x हो गई, बोलो बेटा, है ना, x और x 2x हो गई। अच्छा ये 2x हो गई तो ध्यान से देखो कि 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का अंतर निकाल लो, यहां से 10,800 में से 8400 घटा दो, तो 2x बराबर 10,800 में से 8400 हमें घटा देना है। यानी कि 2x बराबर हमारा आ रहा है यहाँ पे, अगर हम 8400 घटा दे तो यानी ये आ रहा है 1600 और 8 6 14, यानी कि 2400 आ रहा है। क्या बेटा देखना जरा, है ना, 2400 आ रहा है क्या, हाँ जी 2400 आ रहा है, ठीक। अब देखो 2x बराबर 2400, मास्टर 2x बराबर 2400 है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1200 हो गया, है ना, x इज इक्वल टू 1200। और अगर x बराबर 1200 हो गया, क्या ये क्रय मूल्य है, बोलना बेटा, इज इट क्रय मूल्य, इज इट कॉस्ट प्राइस, ना 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 ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, अभी तो x की वैल्यू निकली ना। अच्छा x की वैल्यू निकली है तो x तो हमने इसको मान रखा था, और या अगर हमें क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो या तो यहां से x आगे आ जाओ यानी कि x जोड़ दो, या फिर यहां से x पीछे आ जाओ। कौन सा आसान है, बोलो आसान कौन सा है, आसान है हमारा कि इसमें से x जोड़ दें, इसमें x जोड़ दें, तो 8400 एंड प्लस 12, ओहो हो, रुको 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 रुको, प्लस 1200 विल गिव कितना देगा ये, 9600, यानी कि 9600। यस, तो सीपी विल बी, क्रय मूल्य विल बी, क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 9600 रुपए, हाँ जी 9600 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। कोई धन, अच्छा दुगुने तिगुने वाली बात आ गई, ध्यान रखो, गुरुजी का जंतर बताया था हमने, क्या बोला था बेटा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है, तो यही धन पहले से दुगुने दर पे कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनो, a sum of money becomes 2.5 times in 3 years at the rate of simple interest, then in how many years will the same money become 4 times at the double the rate of interest। अच्छा एक बात सुनो बेटा, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 3 सालों में 2.5 गुना हो जाता है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी गुना का क्वेश्चन आ जाए कि इतना गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना होता है, तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था कि n-1 इज इक्वल टू RT बाई 100, बताया था नहीं, बोलो, n-1 इज इक्वल टू RT बाई 100। अब सुनो, n-1 इज इक्वल टू RT बाई 100 कह रहा है ना। अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो कि कितना गुना हो जा रहा है, तो 2.5 गुना हो जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू 2.5 दी हुई है, 2.5 का मतलब 2.5, तो n की वैल्यू 5 दी हुई है। रेट कितना है, रेट नहीं पता है मास्टर, रेट हमें नहीं पता है, हमें टाइम पता है। देखो टाइम ये पता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, ये वाला, ये कितने वर्ष निकालना है उसकी बात छोड़ो, अभी ये स्टेटमेंट में देखो टाइम पता है, यानी कि टाइम की वैल्यू 3 दी हुई है। अच्छा तो अगर टाइम की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू पता है, सो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, यस बोलो, हाँ। तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो n इज इक्वल टू 2.5 है ना, सो वी हैव टू जस्ट पुट इट डाउन हियर, 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू
आर की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो आर और गुणे टी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 हमने रखा और बटे में हमने 100 कर दिया। ध्यान से देखो, क्या इसको तुम कर सकते हो, बताओ क्या इसको हम कर सकते हैं बेटा? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। देखो 2.5 में से 1 घटा दिया तो 1.5 बचा, 1.5 बचा, और 100 का इधर गुणा कर दिया तो इंटू 100 इज इक्वल टू आर इंटू 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया 150 इज इक्वल टू आर इंटू 3, यानी कि आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको भगा दे, चाक चाक, एंड ये गया। ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। अच्छा सुनो, आर की वैल्यू यहां 50 हो गई, यानी रेट हमें पता चल गया बेटा कि रेट 50 हो गया, है ना, रेट 50 हो गया। अब अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि भाई ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, रेट हमने निकाल ली। अब कह रहा है कि देन इन हाउ मेनी इयर्स विल द सेम मनी बिकम 4 टाइम्स एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वो मनी, जो भी मनी आपके पास है, वो 4 गुना कब हो जाएगी, कितने साल में हो जाएगी, अगर रेट दुगुना रहे। रेट समान नहीं रखना है, रेट दुगुना रहे। तो रेट हमने अभी देखा बेटा, रेट हमने देखा कि रेट हमारा 50% आया है, लेकिन अभी रेट को दुगुना करना है ना, तो 2 टाइम्स रेट, डबल रेट बराबर हम लोग लिखेंगे कि डबल रेट, दुगुना रेट क्या है, डबल रेट क्या है भाई, सिंगल रेट तो 50 था, तो दुगुना रेट जो होगा 2 गुणे 50 बराबर 100% हो जाएगा। तो नया वाला रेट हमारा 100% हो गया ना। कितना गुना करना है? 4 गुना करना है, तो n की वैल्यू तो 4 आएगी ना बेटा। कितना समय? समय निकालना है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द ईयर्स, वी कैन फाइंड आउट द टाइम इन ईयर्स। n-1 इज इक्वल टू आर टी बटा 100 फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू यहां पे 4 रखेंगे। देखो उसको भूल जाओ, अब उसको भूल जाओ, उसकी बात खत्म करो, क्योंकि वो उसका जो काम लेना था हमने काम निकाल लिया। हम तो बड़े स्वार्थी है, हमने उससे काम निकलवा लिया, अब उसको छोड़ दिया हमने। अब ना इस पे ध्यान देते हैं। देखो n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू r। r की वैल्यू हमने यहां देखा 100% हमें लेना है, तो r 100 हो गया, गुणे t और बटे में 100, बटे में 100। अब देखो बटे में 100, तो 100 से 100 हमने काट दिया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू टी। तो टाइम कितना आ रहा है बेटा? टाइम कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। क्या टाइम 3 साल आ गया, है ना? क्या टाइम 3 साल आ गया? यस ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द टाइम एंड दैट इज 3 years इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये रहा अपने स्क्रीन पर। देखो एक स्कूल में 35 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 20 बेंच हैं। यदि एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो उस स्कूल में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? सिंपल क्वेश्चन है। देखो कितने? 35 कमरे हैं टोटल, 35 कमरे, कुछ लासा मासा कुछ नहीं निकालना है। 35 कमरे हैं, 20 बेंच है, और एक बेंच पे, एक कमरे में 20 बेंच है, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठते हैं। तो 35 कमरे हैं गुणे एक कमरे में 20 बेंच है और गुणे एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 20 × 60 गुणे 35। सिंपल है ना? सिंपल गुणा का क्वेश्चन है, बस तुम्हें भरमा रहा था एक क्वेश्चन, है ना? देखो 3 दूना 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3 6 3 का 18 3 2100, तो 2100 विद्यार्थी टोटल हमारे होंगे इस स्कूल में। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आते हैं तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इसके बराबर है? मतलब सिंपल सी बात है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अच्छा सिंप्लीफाई करना है तो बोर्ड मार्क्स का रूल याद है तुम्हें? ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना? चलो भाई कर लेते हैं। लो तो ये देखो, ये 2/3 है और डिवाइडेड बाई 9/12 है, और यहां पे देखो ये नीचे 8 है, 4 है, 4 है, तो एक काम करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना? 8 एकन्ने 8, तो ऊपर 1 रहेगा, और ये प्लस है तो प्लस हमने रखा। 4 दूनी 8 होता है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां भी 4 दूनी 8 होता है तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो माइनस चूंकि है तो माइनस हमने रखा, 2 कर दिया ना। अब यहां पे देखो कि ये 6 में से 2 जा 4 बचा, 4 1 5 बचा, 5/8 ये हो गया। तो टोटल ये 5/8 हो रहा है, 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 9/12, और इसके अंदर क्या है? 5/8। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ब्रैकेट हो और उसके सामने एक संख्या हो, ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व हम लोग करते हैं गुणा मान करके। इस भाग से भी पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो वैसे भाग को भी पहले कर दोगे तो यहां पे गलती नहीं होगी, लेकिन और भी एक्सप्रेशंस में गलती हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा इसको गुणा मान के अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, 9 का 5 में गुणा हो जाएगा, 12 का 8 में गुणा हो जाएगा। तो सिंपल हमारा आंसर बन रहा है 2/3
एंड डिवाइडेड बाई 9 का 5 में तो 45 हो गया और नीचे 12/96 हो गया। देखो बेटा ये 2/3 हुआ और ये भाग है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करके ये पलट देंगे तो 96/45 96/45। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? 9 6 15, हाँ जी मास्टर कट रहा है तो काट दो बेटा। 3 से काटोगे तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 32, ठीक है 32 दूना 64, यानी कि 64/45 विल बी द करेक्ट आंसर। वी गॉट आवर आंसर, राइट, वी गॉट आवर आंसर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो मतलब बहुत इजी से क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डरना नहीं है, क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है आपको। देखो बताओ तो मुझे क्या आंसर होगा इसका। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 3 5 6 तथा 8 से पूर्णतया विभाजित हो। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 5 6 एंड 8। अच्छा सुनो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले तो तुम ये बताओ क्या होता है। सबसे छोटी संख्या निकालनी है, पहले 1 रखेंगे और 4 ठो 0 रख देंगे। तो सुनो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? 1 के बाद 1 2 3 4 0 है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, यहां तक बात सुनो। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन सबसे वो विभाजित भी होनी चाहिए, मतलब इसका हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। यस, तभी तो इससे विभाजित होगी, जो भी संख्या विभाजित होगी वो इसका एलसीएम निकालने पर ही तो आएगी, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए, तो 3 5 6 8, 3 5 6 और 8 का इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स देन वी कैन डू, ऑफ कोर्स वी कैन डू। देखो यहाँ पे 2 से काटोगे तो 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8। फिर 2 से काटोगे तो 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे तो 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकन्ने 2। फिर 3 से काटोगे तो 3 एकन्ने 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एकन्ने 3 और ये हो गया। फिर 5 से काटोगे तो ये खत्म ही हो गए सारे, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24 पचे 120। तो 120 हमारा एलसीएम आ रहा है, लेकिन 120 हमारा आंसर नहीं होगा। 120 एलसीएम तो आ रहा है, ठीक है, आंसर नहीं होगा हमारा। क्यों? सुनो बात सुनो, हमें ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ बेटा जो इससे डिविजिबल है। भाई ये तो जो सुनो, जो इन सबसे डिविजिबल है, लेकिन भाई ये तो 3 अंकों की संख्या है ना, ये 3 अंकों की संख्या है, हमें तो 5 अंकों की संख्या चाहिए। अच्छा तो क्या करना होगा मास्टर? तो करना ये होगा कि जो 5 अंकों की छोटी संख्या है उसमें इसका भाग देना होगा, है ना। तो उसमें इसका भाग दे देंगे हम लोग, 120 का भाग देंगे किसमें? 10,000 में, ठीक है। तो ये 12/96 8 बार में जाएगा तो 960 हो जाएगा बेटा। अब ये 40 0 बढ़ गया, 12 3 36, 12 चौका 48। अब ध्यान से सुनो, अगर 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 हम लोग 3 बार में भाग देते हैं तो 12 3 36 360 आएगा, मतलब इससे कम आएगा। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर इससे कम लेके आएंगे तो संख्या वो 5 अंकों की ना होकर के कम हो जाएगी। हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा, तो 12 3 36 ना करके 12 चौके 48 करेंगे। तो 12 चौके 48 480 करेंगे। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर बेटा आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर 400 और 80 का अंतर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है ना। यानी कि देखो देखो अब आंसर तक पहुंच रहे हैं हम लोग। हमें क्या करना है, ये जो 80 मिला हमें, इस 80 को इस संख्या में जोड़ देना है, यानी कि 10,000 प्लस 80। सो द आंसर विल बी, आंसर आ गया क्या मास्टर? हाँ बेटा आंसर आ गया। आंसर देखो कितने प्यार से आ गया, आंसर देखो तो कितने प्यार से आ गया। 10,080 will be the correct answer। आगे बात समझ में? 10,080 will be the correct answer। The answer will be option number A। Yes, option number A is the correct answer। आगे बढ़ते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन था, देख लेना। आगे बढ़े, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सारे आप कर लोगे बेटा। देखो 5 महीने 10 सप्ताह और 15 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? How many days will be 5 months, 10 weeks and 15 days together? जल्दी से बताओ, what will be the correct answer? 5 महीने, अच्छा सुनो 5, अच्छा जब महीने की बात आती है तो महीने 30 के भी होते हैं, 31 के भी होते हैं, 28 के भी होते हैं, 29 के भी होते हैं, ठीक है। महीने तो ये सारे होते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो महीने होंगे वो 30 दिन के होंगे। इस तरह के कैलकुलेशन में महीनों को हम लोग 30 ही दिन मानते हैं, ठीक है। तो 5 महीने का मतलब 5 गुणे 30
यानी कि 150 दिन तो ये हो गए। बात आ रही है समझ में? ठीक है। 10 सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, तो 10 सप्ताह का मतलब 10 गुणे 7 बराबर 70 डेज, तो ये हो गया 70 डेज। ठीक है। 15 दिन तो प्लस 15 दिन और कर लो, प्लस 15 दिन, तो ये टोटल मिलाकर के 150 प्लस 70 दिस इज इक्वल टू 220 एंड 220 प्लस 15 यानी कि 235 हमारा सही आंसर हो गया 235 दिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अगला आपके स्क्रीन पे ये रहा। जरा देखते हैं कितने क्वेश्चन और बचे उसके बाद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन तेरा करूं तुझे करूं चुन चुन के सॉल्व, आजा क्वेश्चन आई बाहर मास्टर ने गाना बना दिया है। तुझे करूं चुन चुन के सॉल्व, आजा क्वेश्चन। हाँ, एक व्यक्ति किसी दूरी का 1/4 भाग 28 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कुल 6 घंटे में तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? A person covers 1/4 of a distance at 28 km per hour and remaining part at 60 km in total 6 hour. Then what is the speed distance covered by him? रुको उसके द्वारा तय की गई गति दूरी। अरे नहीं भाई, ये गति कहां से आ गई? रुको व्हाट इज द डिस्टेंस, वही मैं कहूँ कि स्पीड कहां से आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम? देखो, एक व्यक्ति है तुम्हारे जैसा, एक टन गोपाल, वो क्या करता है, एक दूरी तय करता है, एक दूरी का 1/4 भाग 28 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। अच्छा सुनो, बात सुनो, हमने ये माना कि भाई ये जो भी दूरी तय कर रहा है ना बेटा, ये जो भी दूरी, मान लो ये कहीं से अपने घर आ रहा है, तो ये पूरी दूरी हमने मान ली कि x है। अब वो 1/4 भाग मतलब x/4 किसी और स्पीड से तय करता है, और x/4 अगर ये है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या मैं बोल सकता हूं कि 3x/4 होगा? जी गुरुजी, 3x/4 ये हो गया। तो ये दूरी x/4 एंड ये दूरी 3x/4, दो तरह की दूरियां हमें मिली। ठीक है, अब इस दूरी को वो कवर कर रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा से। अच्छा, समय का फॉर्मूला हमें पता है क्या मास्टर? बिल्कुल, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो अगर मैं इस समय को निकालूं, यहां से यहां तक जाने में समय अगर t1 लगा और यहां से यहां तक जाने में अगर समय t2 लगा, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी? t1 की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा, दूरी कितनी है? x/4। ठीक है, तो दूरी है x/4 और दूरी बटे चाल हमें करना है ना, चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बटे 28। अब देखो ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि x/28 चौके 20 चौके 80, 8 चौके 32, यानी कि 112 हो गया। ठीक है, तो x/112 t1 टाइम लगा। ठीक है, अब t2 की वैल्यू निकालते हैं। t2 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा फिर वही काम करेंगे कि दूरी कितनी, तो 3x/4 इस बार दूरी है, तो 3x/4 लेंगे, है ना, और चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो चाल को 60 रखेंगे। तो देखो 60 नीचे आ जाएगा, तो 6 चौका 24, 240, 3x/240, और 3 से ये जाने वाला है क्या? हाँ जी मास्टर, जा रहा है तो जाने दो ना, तो 3 से ये चल गया तो 80 हो गया, यानी कि x/80। अब सुनो, t2 की वैल्यू x/80, t1 की वैल्यू x/12, दोनों को कह रहा है कि कुल समय जो लगा है ना, जो टोटल टाइम लगा है वो 6 घंटे लगा है। टोटल टाइम 6 घंटे लगा है। अच्छा, टोटल टाइम कैसे आएगा बताओ? टोटल टाइम कैसे आएगा? अगर हम लोग पहले टाइम जो कि x/112 है और दूसरा टाइम जो कि x/80 है, इन दोनों को जोड़ लें तो क्या हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा? हाँ जी, तो टोटल जो टाइम होगा, टोटल टाइम बराबर कह रहा है 6 घंटे है, और हम सभी जानते हैं कि t1 और t2 को जोड़ने पे टोटल टाइम निकल जाएगा। तो x/112 प्लस x/80 बराबर 6 आना चाहिए, है ना बेटा? x/80 बराबर 6 आना चाहिए। अब 112 और 80 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो 112 और 80 का अगर एलसीएम निकालें तो देखते हैं भाई 112 कैसे कितना होगा। इसका एलसीएम एक काम करते हैं, अलग से पेज पे निकाल लेते हैं। 112 और 80 का एलसीएम निकालना है, सिंपल है ना। 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 56 हो गया, ये 40 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 23 हो गया, सॉरी 28 हो गया, और ये 20 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो ये 14 हो गया, 10 हो गया,
फिर अगर 2 से काटेंगे तो 7 हो गया, 5 हो गया, फिर हम 5 से काट देंगे और 7 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80 और 8 सते 56, यानी कि 560 विल बी द एलसीएम। ठीक है, 560 हमारा एलसीएम आ रहा है। अच्छा 560 एलसीएम आ रहा है तो जोड़ तो सकते हैं ना, नीचे हम 560 लिखेंगे और 112 पंजे 560 होगा, है ना, तो ये 5x हो जाएगा, चूंकि 5 बार में भाग जा रहा है तो 5 का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, और 8 सते 56 7 बार में गुणा हो रहा है तो 7x ये हो जाएगा। अब देखो बराबर 6, अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, 5x और 7x ये तो हो गया 12x, और नीचे में हमने जो 560 रखा है इसको इधर ले जाकर के गुणा कर दें तो 12x इज इक्वल टू 6 गुणे 560। देखो कट रहा है क्या, कोई कट रहा है क्या? हाँ मास्टर कट तो रहा है, तो 6 दूनी 12 करो और 2 से इसको काटो, तो 2 से काटोगे तो 280 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 280। सिंपल है, x की वैल्यू आ गई 280, और 280 क्या है बेटा? 280 हमारा कंप्लीट टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक मान रखा था कितना? x, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है ना, इजी। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आती, ठीक है ना, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और आप सभी को सॉल्व करना है। देखो इजी ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। अरे क्या इजी क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन दे दिया मास्टर। देखो इसको शब्दों में लिखना है, क्या नहीं लिख सकते क्या बेटा तुम इसको? देखो ये 3 तो लाख है, 84,000 है और 312 है, कॉमा लग रहा है ना, देखो यहाँ पे कॉमा है ना, तो 3 के बाद कॉमा लगा है तो 3 लाख, ये 84,000, ये हजार वाला पार्ट है, ये 312, 3,84,000 और 312, 3,84,312, ऑप्शन नंबर यही सही है, 3,84,312। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि 2 रुपए के एक सिक्के का भार 6 ग्राम है, एक बैग में 2 रुपए के सिक्कों का कुल भार 4.5 किलो है, बैग में कुल कितने सिक्के हैं? कह रहा है कि 2 रुपए का एक सिक्का है ना, एक 2 रुपए का सिक्का जो है इसका भार है 6 ग्राम, कितना है? 6 ग्राम। और एक हमारे पास ये गठरी है, कौन सी पोटली है ना, पैसों वाली, रुपये पैसे वाली पोटली, जो हमारे दादा दादी दबा के रखते थे, वो खजाना है ना, वो खजाने की पोटली है ये। देखो इस खजाने में जो है कितने कुल सिक्के हैं, कितने भार के सिक्के हैं, तो हमने देखा 4.5 किलो सिक्के हैं। अच्छा 4.5 केजी सिक्के हैं, है ना, 4.5 केजी सिक्के हैं। अच्छा ये तो किलो है, हमें तो ग्राम में चाहिए। अच्छा ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 4.5 केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा, यानी कि 4500 ग्राम, 4500 ग्राम। सो 4500 ग्राम्स इज द टोटल वेट ऑफ द मनी दैट इज केप्ट इन द पोटली। ठीक है, तो 4500 ग्राम ये सिक्के हो गए। अब कह रहा है कि एक सिक्के का भार अगर 6 ग्राम है तो कुल कितने सिक्के होंगे? सिंपल क्वेश्चन है, भाग दे देंगे हम लोग। क्या करेंगे? कुल सिक्कों की संख्या हम लोग निकालने के लिए, कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अरे ये बिंदी दे दिया क्या मास्टर? चलो कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जितना टोटल वेट है यानी कि 4500 ग्राम, तो 4500 ग्राम में हम लोग भाग दे देंगे किससे? 6 ग्राम से, क्योंकि एक सिक्के का भार 6 ग्राम है, तो 4500 बटे 6। नाउ कैन वी फाइंड आउट, कैन वी सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन? यस ऑफ कोर्स। देखो 6 से काटोगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 6 पंजे 30, 750। यस, देयर आर टोटल 750 कॉइन्स आर देयर इन दिस बैग। ठीक है, 750 coins are there in this bag, so the answer will be 750. The option number C will be the correct answer. आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही अभाज्य गुणनखंड नहीं है? अच्छा अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है बताओ? इनका गुणा करने पर वही आना चाहिए जो संख्या दी हुई है। तो देखो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 तिहाई 6 त्रिक 18 तिहाई 54 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये 2 तिहाई 6 सत्ते 42 आ रहा है, यस ये भी सही है। तो अगर ये तीनों अभाज्य गुणनखंड है तो ऑप्शन एक ही तो बचा ना, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे देख भी लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिहाई 48 तिहाई, 48 तिहाई 96 से ज्यादा ही हो जाएगा। 48 गुणे 3 अगर करोगे तो 3 बटे 24 हासिल 2, 3 चौके 12 2, 144 हो रहा है, जबकि ये 96 है। सो ये सही अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा बहुत इजी सा क्वेश्चन, कह रहा है कि 45 आदमी किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं तो 9 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे?
45 men can do a piece of work in 18 days, then in how many days will 9 men do the same work? देखो 45 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, m1d1 इज इक्वल टू m2d2, है ना। m1 का मतलब क्या है, 45 आदमी, ठीक है, m की जगह 45 हमने रखा। कितने दिन में करते हैं, तो 18 दिन में करते हैं, तो गुणे 18 किया। m2 मतलब कितने, 9 आदमी है, यस, तो 9 आदमी हमने रखा। d2 का मतलब कितने दिन में करेंगे, यही हमें निकालना है। तो क्या हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 9 दूना 18, 45 दूना 90, तो 90 इज इक्वल टू d2, 90 इज इक्वल टू d2, यानी कि 90 दिन में सेम काम ये लोग कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये करना है, इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अच्छा भिन्न सबसे छोटी कौन सी है, ये बात जानने के लिए हमने कई सारे मेथड्स देखे हैं। तो इसमें हम लोग अब जो चाहे मेथड अपना सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किन किन को हम किनारे कर सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न कह रहा है निकालना है, सबसे छोटी भिन्न। अच्छा देखो बेटा, यहां पे एक चीज हमें दिख रही है कि इसका भी जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वो भी 7 है, इसका भी हर 7 है, तो 4/7 और 3/7 में सबसे छोटा कौन सा होगा। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, यानी कि 3/7 इज स्मॉलर देन 4/7। 3/7 जो है 4/7 से छोटी भिन्न है ना। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये तो बड़ी भिन्न निकल गई, अजी तो इसको तो भगा दो ना, हमें छोटी चाहिए ना। ठीक है जी, छोटी भिन्न चाहिए। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, सुनो, ये कह रहा हूं मैं कि अगर ना 11/16 की तुम बात करो, ठीक है, तो 16 का आधा करो, 16 का आधा 8 होता है, ये 8 से ज्यादा है 11, यानी कि ये टोटल भिन्न हाफ से ज्यादा है, यानी कि ये भिन्न 1/2 से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि 16 का हमने आधा किया तो 8 होता है, 8 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये भिन्न 1/2 से ज्यादा हो रही है। अगर इस वाले भिन्न की बात करें 3/7, तो 7 का आधा करो तो 3.5 होगा, और 3.5 से ये कम है, यानी कि ये भिन्न आधे से छोटी है। अच्छा सुनो, आधे से ये भिन्न ज्यादा है, ये भिन्न आधे से छोटी है, यानी ये तो बड़ी भिन्न हो गई ना, तो इसको हमने काट दिया, हटा दिया। अब दोनों के बीच में टक्कर है। अच्छा, दोनों के बीच में अगर टक्कर है तो आसानी से निकाल सकते हैं, 6/11 है, 3/7 है, तो देखो 13 गुणा कर लो। अगर 13 गुणा करोगे तो 7 6 के 42 ये हो गया, ये 7 6 का 42 हो गया, और ये 11 तिहाई 33 हो गया, 11 तिहाई 33 हो गया। इसमें छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, छोटा तो ये है ना 33, सो 3/7 विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न बताओ बेटा, 3/7। 3/7। मेथड पसंद आया तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर मेथड समझ में नहीं आया तो मैंने कई सारे मेथड बता रखे हैं, एक बार कोर्स में जाके फिर से रिवीजन कर लेना, अर्जुन वाले बैच में, है ना। और सुनो एक बात समझना कि अगर कोई भी मेथड तुमसे नहीं लग रहा है तो तुम तो बेटा सिंपल सा एलसीएम निकाल दो, नीचे का एलसीएम निकाल दो, नीचे का एलसीएम सबका निकाल लो, और एलसीएम निकालने के बाद फिर उस हिसाब से अंश में गुणा करके फिर देख लेना कौन सा अंश सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, समझो ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 5 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल बताइए, खेत का क्षेत्रफल बताना है हमें। सुनो, अ मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर crosses the diagonal of a square field in 5 minutes the area of the field। अच्छा, एक स्क्वायर फील्ड है अपने पास, क्या है बेटा, एक अपने पास स्क्वायर फील्ड है, इस तरह का ऐसा कुछ स्क्वायर फील्ड है। एक आदमी यहां से चलते हुए ऐसे जाता है और डायगोनल को कितने देर में पार कर लेता है, 5 मिनट में पार कर लेता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ठीक 5 मिनट में पार कर लेता है। अच्छा सुनो, चाल दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया हुआ है मिनट में, तो यहां पे घंटा है, यहां पे मिनट है, बात नहीं बनेगी। तो 5 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं, 60 से भाग देना पड़ेगा। 5 कन्ने 5 और 12 पंजे 60, तो 1/12, यानी कि 1/12 घंटा। जो टाइम हमने घंटे में बदल लिया तो 1/12 घंटा है। कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे से ये आदमी ना यहां से चलते हुए 3 किलोमीटर प्रति घंटे से टुक 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 चलते हुए जा रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए जा रहा है और 1/12 घंटे में पार कर लेता है। तो दूरी बराबर हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, समय और गुणे चाल। तो समय तो लग रहा है 1/12 घंटे, तो समय की जगह पे 1/12 रखेंगे, और चाल हमारी है
3 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो चाल को 3 रख देंगे, यानी कि दूरी 3/12, 3 से काट दो तो 3 चौके 12, दूरी 1/4 किलोमीटर। आगे ध्यान रखना किलोमीटर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में हमने ले रखी है, तो जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी। यानी हमने ये जान लिया कि यहां से यहां के बीच की दूरी 1/4 किलोमीटर है, 1/4 किलोमीटर है। तो 1/4 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1/4 गुणे 1000 कर देंगे, तभी तो मीटर में बदलेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 250 मीटर आ जाएगी ये दूरी। ये दूरी कितनी आ गई, 250 मीटर। यहां से यहां तक चल रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक चल रहा है और ये दूरी हमें मिल गई 250 मीटर। तो क्या तुम इसका अब क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस स्क्वायर का? कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? देखो बहुत इजी है बेटा, ना मत बोलना, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं बेटा कि अगर स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें निकालना हो और d बराबर डायगोनल दिया हो, यानी कि विकर्ण दिया हो, विकर्ण दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो एरिया बराबर हो जाता है, एरिया बराबर d²/2 अगर डायगोनल दिया हो तो। अच्छा, एरिया बराबर d²/2 होता है मास्टर? हाँ होता है, d² होता है तो होता है ना, तो d²/2। अच्छा, डायगोनल की वैल्यू 250 मीटर है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 250 का स्क्वायर और बटे 2, 25 25 हम 625 हो गया, ये 625 के आगे डबल 0 और बटे 2 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 100, ये 25 हो गया 0, 31,250 मीटर स्क्वायर एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, तो 31,250 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या, 31,250 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कहां गया, हमारा आंसर ये है, यहां छिपे हो तुम, यहां छिपे हो तुम, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, 3-4 और क्वेश्चन बचे हैं मैथमेटिक्स के, इसको करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज की देखते हैं, बात करते हैं लैंग्वेज की भी। चले, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन, देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 65 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 145 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर लेगी। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है बेटा, ये जो है हमारा वो प्लेटफॉर्म है ना, रेलवे स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 145 मीटर है, 145 मीटर है, और रेलगाड़ी जो छुक 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 चलती हुई आ रही है, इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है, देखो बेटा, ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना, ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 65 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 65 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 145 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस होगा, जो टोटल दूरी होगी वो तो हो जाएगी 145 और प्लस 65 हम लोग जोड़ लेंगे, है ना, 145 प्लस 65 यानी कि 210 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अच्छा, डिस्टेंस मीटर में आ रही है और हमारी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। यस, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, याद करो बेटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड हमारी इतनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अभी समय निकालना है कि कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है, दूरी अभी हमने देखा कि 210 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस, तो 210 मीटर दूरी हमने लिखा, और स्पीड हमारी है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 हमने लिखा, 0 से 0 उड़ा दिया बेटा, यानी कि 10.5 सेकंड, 10.5 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, 10.5 सेकंड। यस, गॉट इट, 10.5 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई, ये रहा, देखो, हाँ, संख्या 7463598 में 9 तथा 6 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या है, नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या है। इन द नंबर 7463598 इफ द डिजिट्स 9 and 6 आर इंटरचेंज देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यूली ऑब्टेन्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या करना है कि ये जो संख्या है ना, इसमें अदला बदली का खेल खेलना है। देखो 746 और
3, 5, 9 और 8 है। कह रहा है ना कि 9 को 6 की जगह रख दो और 6 को 9 की जगह रख दो। अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करना है क्या? तो 6 को हमने उठाया और ये टिक 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 टिक, एक मिनट यहाँ नहीं उठाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखो ये कॉपी हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको उठाना है, 6 को उठा करके 9 की जगह पे रख देना है और 9 को उठा के 6 की जगह पे रख देना है। देखो कितना सिंपल है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। अरे मुन्ना डिफरेंस नहीं निकाल लोगे क्या? क्या तुम अंतर नहीं निकाल सकते हो? अंतर निकालना है तो मास्टर बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। अच्छा लो जी, बड़े में से ही छोटा घटा लो, यानी कि ये जो छोटा वाला संख्या, ये छोटी संख्या बन रही है ना, तो इसको नीचे कर लो और घटा लो, इसको नीचे करके और घटा लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या माइनस नहीं कर लोगे? क्या डिफरेंस नहीं निकाल लोगे? निकाल लेना यार, इतना धोखा मत दो मास्टर को। इसको निकाल लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो, देखो कह रहा है कि उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन है 5832 घन मीटर। हम सभी जानते हैं कि बेटा ये घन कैसा बनता है, ये बताओ। घन तो कुछ ऐसा होता है ना। घन कैसा होता है? घन तो कुछ ऐसा होता है। देखो कुछ ऐसा घन बन गया हमारा, ये हमारा घन बन गया है ना। अच्छा, इस घन का आयतन दे रखा इतना है, तो वॉल्यूम बराबर आयतन, यानी कि वॉल्यूम बराबर हम सभी जानते हैं कि ए क्यूब होता है। यानी कि साइड निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए गहराई, मतलब देखो सुनो, बात सुनो, गहराई बस शब्दों का खेल है, बस वर्ड्स का यहाँ पे प्ले है। सुनो, गहराई मतलब क्या हो गया भाई? गहराई यही तो है ना। तो गहराई एक साइड ही तो है, गहराई एक भुजा ही तो है। तो गहराई सुन के कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन तुम्हें बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम डिगना नहीं, तुम जो है डिगना नहीं बेटा। साइड बराबर क्या होगा? साइड बराबर हम जानते हैं कि अंडर रूट में आयतन हम लोग कर, सॉरी क्यूब रूट में हम लोग आयतन कर देते हैं, यानी कि घनमूल निकाल लेते हैं आयतन का। यानी कि 5, 8, 3, 2 का घनमूल हमें निकालना है। क्या करना है? 5, 8, 3, 2 का घनमूल निकालना है। देखो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 16 दूना 32, फिर 2 से काटोगे तो 14 दूना 28 और 1 11, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 है ना। फिर 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 729 हो गया। 729 किससे कटेगा? 7 दोनों 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 12, 3 चौके 12, 3 3 9, 243, 3 से काटोगे 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, उसके बाद से फिर 3 से काटोगे तो ये 27 हो गया। फिर 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, तो ये काट लेना, पूरा कट जाएगा। 3 3 से काटोगे। अब घनमूल निकालने के लिए 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 का एक ग्रुप, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 3 6 3 के 18, यानी कि हमारा क्यूब रूट आ गया 18। तो गहराई कितनी आ गई? क्यूब रूट आ गया 18, तो मास्टर गहराई भी 18। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस वन, ओहो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके चलो, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 37.5 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 7.5 है तथा दूसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस मच। ठीक है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, 1 डेसिमल नंबर, एक नंबर भी दिया हुआ है, एंड कह रहा है कि सेकेंड नंबर जो है वो 2/3 है ऑफ द फर्स्ट नंबर। अरे ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और दूसरी संख्या के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो दूसरी संख्या है ना वो पहली संख्या की 2/3 है। तो यहां पे देखो, हमें तो गुणनफल की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो एक संख्या दी हुई है ऑलरेडी, तो एक संख्या 7.5 है, और दूसरी संख्या कह रहा है कि इसकी 2/3 गुना है, तो गुणे 2/3 कर दो, सिंपल है ना। गुणे 2/3, 3 से काटोगे तो 25 3 75, 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। दूसरी संख्या 5 आ गई, देखो कितना इजी है, दूसरी संख्या 5 आ गई, यानी इस गुणनफल की हमें जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी कभी आपको दे देता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का अचार डाल लेना तो इसका हमें जो है इसकी जरूरत नहीं है। बाकी अब बढ़ते हैं मैथ्स हमारा हो गया, लैंग्वेज सेक्शन पे बढ़ते हैं। देखो लैंग्वेज कराने का तरीका थोड़ा अलग है।
लैंग्वेज में कुछ ऐसा होता नहीं है कि उसको मैं सॉल्व करवाऊं, आपको समझाऊं, बस मैं टिप्स आपको दे सकता हूं कि कैसे रीडिंग करनी है आपको, कैसे उस पैसेज में से आंसर छांट के लेके आना है। तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। मैं एक बार पैसेज आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना। देखो एक बात याद रखना, हमेशा मैं बोलता हूं आपको कि जब भी आपको लैंग्वेज का पैसेज दिखे सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ो। तो ये हमारा पैसेज है, पहला पैसेज। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप ही को सॉल्व करना है। देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश का पैसेज है और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज पे जाना है। तो एक काम करो, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं लैंग्वेज सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको पैसेज दिखा दे रहा हूं। पूरा का पूरा मॉडल पेपर चूंकि आपको सॉल्व करना है, तो ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है उसका, तो इसको भी जरूर से सॉल्व करना है। मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, आप ही को करना है। कमेंट सेक्शन में आप सभी को लिखना है, ठीक है। मैं पैसेज आपको दिखा रहा हूं सिर्फ। देखो ये है हमारा पहला पैसेज, तो पैसेज पढ़ो बेटा। वीडियो को पॉज करके आप लोग पैसेज पढ़ो, ठीक है। देखो मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग पैसेज पढ़ लेना, उसके बाद अगले पैसेज पे बढ़ जाना। देखो ये इंग्लिश वाला पैसेज है, पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप एक बार देखो, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, इस पैसेज को, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना और कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना, उसके बाद मुझे बताना बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि क्या होगा। इस सभी के आंसर, पैसेज के आंसर आपको एक ही जगह पे लिखना है, ठीक है क्या। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, इनका भी जवाब आप सभी को देना है। और इसी तरह से मैं सारे पैसेजेस आपको दिखा दे रहा हूं। एक पैसेज अपना कंप्लीट हो गया, अगला पैसेज देखो ये रहा, ये अगला पैसेज पढ़ो और इसको पॉज करके देखो, पॉज करके पढ़ो। ये रहा इंग्लिश मीडियम वाला पैसेज, इसको भी पढ़ो पॉज करके। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ऑफ कोर्स हिंदी वाले तो हिंदी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो कर लेना है आप सभी को। ये शायद नहीं दिख रहा है ना, दिखा? हाँ चलो, वेरी इजी क्वेश्चंस। दूसरा देखो, दूसरा 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा और 5वां क्वेश्चन ये रहा दूसरे पैसेज का, कर लिया। चलो अगले पैसेज पे चलते हैं। पॉज करके, वीडियो पॉज करके, फिर मैं कह रहा हूं कि वीडियो पॉज करके आपको करना है, ऐसे नहीं, ऐसे तो इतनी देर में कहाँ ही पढ़ पाओगे, तो वीडियो पॉज करके पढ़ना है आपको। ये नेक्स्ट पैसेज देखो, इंग्लिश वाला, ये देखो इंग्लिश वाला ये पैसेज आपका। अच्छा आप लोग बोलोगे तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर भी आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन में तो मैं दूंगा ही दूंगा आंसर, लेकिन कहोगे तो अगली वीडियो में सॉल्व भी करवा दूंगा। वैसे कुछ खास है नहीं, मैं बोलता हूं कि एग्जाम टाइम में हमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। तो चलो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन उस वाले पैसेज का, तीसरे पैसेज का क्वेश्चन। और आपके पास गूगल बाबा तो है ही, जो पर्यायवाची विलोम आपको समझ ना आए एक बार आप सर्च कर लेना, क्योंकि और सर्च करके याद कर लेना, याद करना बहुत जरूरी है। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज नंबर 3। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पैसेज में दिखाता हूं आपको। चलो अगला पैसेज ये देखो, ये लास्ट पैसेज अपना, लास्ट पैसेज। इसके बाद ठीक है, इसके बाद इंग्लिश वाला दिखाता हूं। ये पहले पैसेज को पॉज कर लो आप लोग। ये देखो बेटा, ये इंग्लिश वाला पैसेज हमारा रहा, इसको भी पॉज करके आप पढ़ो और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये हमारा उस पैसेज का क्वेश्चन रहा। चलो पॉज कर लिया वीडियो। लास्ट 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 लास्ट, ये देखो ये हमारा लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट पैसेज। पढ़ लिया, ठीक है। तो अच्छा पॉज पॉज कर लो, मास्टर नहीं आएगा सामने। पॉज कर लिया, ठीक, पढ़ लिया ना। तो आप सभी को इन सभी पैसेजेस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी है, प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। पैसेज का आंसर छांट करके आपको किस में लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। समझ में ना आए तो बताना कमेंट सेक्शन में, फिर अगली वीडियो में मैं इस पैसेज को भी सॉल्व आपसे करवा दूंगा, ठीक है। और फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने 50 मॉडल पेपर की सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो जरूर से करें, क्योंकि ये भाई तुम्हारी नैया तो यही पार लगाने वाली है अभी, है ना।
ये जो है 50 मॉडल के पेपर की सीरीज आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर आप इसमें एनरोल करते हो और 10 मॉक टेस्ट को दे लेते हो अच्छे से, तो यकीन मानो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा द्रोण स्कूल का ऐप। तो आप डाउनलोड करके, फौजी बैच है हमारा सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए, और अर्जुन बैच हमारा नवोदय की प्रिपरेशन के लिए है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।